अच्छा, क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन ये दो मेजर टेक्निक्स हैं मशीन लर्निंग की। ठीक है। तो क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि हमने ग्रुपिंग करनी है डाटा सेट की, एलिमेंट्स की या नंबर्स की, किसी भी चीज़ की ग्रुप्स हमने बनाने हैं। और वो ग्रुप्स हमने कैसे बनाने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। हमने हर एक डाटा सेट का या डाटा पॉइंट का फीचर देखना है, और जो सेम और जो सिंक्रोनाइज्ड फीचर्स होंगे उन्हीं की बेस के ऊपर हम उनको एक ग्रुप के अंदर क्लस्टर कर देंगे, यानी कि उसको क्लस्टर कर देंगे, उनको एक रूम के अंदर स्पेस दे देंगे। ठीक है। सेकंड रूम के अंदर हम सेकंड जो क्लस्टर हम बनाएंगे उसको स्पेस दे देंगे। सेकंड क्लस्टर कौन सा बनेगा? वो कोई सेकंड फीचर्स होंगे। सेकंड फीचर्स कौन से होंगे? वो कोई भी फीचर्स हो सकते हैं, उनकी बेसिस पर, करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर या फीचर्स की बेसिस पर हमने सेकंड क्लस्टर बना दिया। ठीक है। तो क्लस्टरिंग ये है कि हमने ग्रुपिंग करनी है, और क्लासिफिकेशन ये है कि हमने चीज़ों को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। फीचर्स जो हैं वो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट फीचर्स होते हैं। वो जब मॉडल के थ्रू उनकी जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो एंड में हमें कोई ना कोई क्लासीफाई मिल जाता है, लेबल मिल जाता है, या ज़ीरो या वन के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। लेकिन जो क्लस्टरिंग होती है, क्लस्टरिंग के अंदर हम करते ये हैं कि हमने डाटा सेट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, आपकी क्लास के अंदर भी डिफरेंट क्लस्टर्स या डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं ना? एक तो ख़ास एक ग्रुप है जिसको सी आर लीड कर रहा होता है, और एक जो गर्ल्स का ग्रुप है उसको जी आर लीड कर रही होती है। ये क्या है? ये दो क्लस्टर हैं हर एक क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर होते हैं। यानी कि एक क्लस्टर के अंदर बॉयज़ हैं और दूसरे क्लस्टर के अंदर क्या है? गर्ल्स हैं। अच्छा, हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड भी होता है, यानी कि अगर आपकी क्लास का क्लस्टर है तो आप उनको सी आर या जी आर कह सकते हैं, उनके सेंट्रॉइड को। तो जो भी फीचर्स हम निकालते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंट्रॉइड निकालते हैं। ठीक है। वो किस तरह? वो इस तरह कि लेट से यहाँ पे एक वन डायमेंशन के अंदर 1D रे है। ये देखें, यहाँ पे कुछ डाटा पॉइंट्स पड़े हैं। एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, और एक डाटा पॉइंट ये है। ठीक है। और एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है। ठीक है। इन डाटा पॉइंट्स को हम कहते हैं जी कि जो नंबर ऑफ क्लस्टर हैं, हम ये डाटा सेट एक अपने मॉडल को देते हैं, क्लस्टरिंग मॉडल को देते हैं। अगर वो के मीन्स को मॉडल है तो के मीन्स का फिनोमेना क्या है, वो जो आज हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने के मीन्स को कैसे, आज इसकी थ्योरेटिकल हमने सारा पढ़ना है, और अगली क्लास के अंदर हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे के मीन्स को। अच्छा, यहाँ पे आपको ये 2, 4 और 7 डाटा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। दो ये और 3 ये। ठीक है, 7 डाटा पॉइंट्स हैं। अब हम चाहते ये हैं कि नंबर ऑफ़ के जो है वो 3 हो। के क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स। इस डाटा सेट से कितने क्लस्टर होने चाहिए? ठीक है, वो होने चाहिए जी 3 होने चाहिए। एक, अच्छा, ये तीन तीन जो क्लस्टर बन रहे हैं, मतलब ये 3 अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। ये बाकी वैसे हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इसलिए मैंने इनको सेपरेटेड रखा है। अच्छा, ये 3 का मतलब है कि हमने 3 सेंट्रॉइड्स पिक कर लेने हैं। अच्छा, अगर अगर आपकी क्लास के अंदर मैं ये कहूँ कि 2 क्लस्टर बनाने हैं, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, तो डेफिनेटली उनके लिए मुझे एक सेंट्रॉइड भी पिक करना पड़ेगा, यानी कि सी आर को पिक करना पड़ेगा और जी आर को पिक करना पड़ेगा। तो ये चूँकि यहाँ पे 3 क्लस्टर हैं तो इसलिए मुझे 3 सेंट्रॉइड यहाँ पे पिक करने पड़ेंगे। एक को हम कहते हैं जी कि लेट्स से कि ये है सेंट्रॉइड, एक को हम कहते हैं जी ये है, या इसको कह दें। ठीक है। और एक को हम कहते हैं जी कि ये सेंट्रॉइड है। इसको भी कह सकते हैं आप, और इसको भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर हर एक डाटा पॉइंट का जो है ना, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है हर एक सेंट्रॉइड के साथ। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है। और ये जो दूसरा डाटा पॉइंट है इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इस सेंट्रॉइड के साथ। और बाकी जो 2 डाटा पॉइंट्स रह गए इनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक ये आ गया, और ये जो है ये आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया।
कर लिया। अब यहाँ से विजुअली मुझे देख के बताएं, बगैर किसी फाइंडिंग्स के या बगैर किसी कैलकुलेशन के, डिस्टेंस का फार्मूला लगाए बगैर, ऑल्दो कि वो हमने लगाना है, लेकिन लगाए बगैर मुझे देख के बताएं कि कौन सा डाटा पॉइंट इस सेंट्राइड के करीब करीब है। ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, तो डेफिनेटली ये वाला है। ठीक है, दिस डाटा पॉइंट इज़ मोर क्लोजर टू दैट सेंट्राइड। ठीक है, तो ये जो डाटा पॉइंट है ये इस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस क्लस्टर का जो सेंट्राइड है उसके साथ हमने मीन निकाला, कैलकुलेशन की, या यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया, या मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड किया, कोई भी डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, और हमने फाइंड कर लिया कि ये जो डाटा पॉइंट है ये इस सेंट्राइड का पार्ट है या इस क्लस्टर का पार्ट है। अच्छा, सेकंड थिंग ये, लेट मी चेक इफ एनीवन इज देयर। टू ज्वाइन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डाटा पॉइंट है इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है किसके साथ, हर एक सेंट्रॉइड के साथ। इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है हर एक सेंट्रॉइड के साथ। ठीक है, इसका डिस्टेंस आप फाइंड करें इस सेंट्रॉइड के साथ, इसका डिस्टेंस फाइंड करें इस सेंट्रॉइड के साथ। ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करें इस सेंट्रॉइड के साथ। ठीक है, और देखें कि कौन सा जो है सेंट्रॉइड इस डाटा पॉइंट के करीब करीब है। तो वो देखने से कौन सा नज़र आ रहा है, दिस। सो दैट डाटा पॉइंट मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट क्लस्टर और दैट सेंट्रॉइड। अब बाकी जो दो रिमेनिंग डाटा पॉइंट्स हैं, एक ये डाटा पॉइंट है, इसका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इस सेंट्रॉइड के साथ, इसका फाइंड करना है इस सेंट्रॉइड के साथ, और फिर ठीक है, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों डाटा पॉइंट्स हैं ये ना इसका इस क्लस्टर का पार्ट बनेगा ना इस क्लस्टर का पार्ट बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसका डिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। तो ये दोनों डाटा पॉइंट्स हैं, ये इसी सेंट्रॉइड का, ये इसी क्लस्टर का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें एक आइट्रेशन के ऊपर हुई हैं और ये अभी एल्गोरिथम पूरा रन नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसकी कन्वर्जेंस भी नहीं हुई, यानी कि ये अभी इसकी आइट्रेशन ख़त्म नहीं हुई, कन्वर्ज भी नहीं हुआ और आइट्रेशन भी ख़त्म नहीं हुई। अब दोबारा इसने करना ये है कि ये जो क्लस्टर है इसके अंदर जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं सेंट्रॉइड समेत, और सेंट्रॉइड के अलावा जो डाटा पॉइंट्स हैं वो उन डाटा पॉइंट्स का मीन निकलेगा, मीन यानी एवरेज निकलेगा। एवरेज का फॉर्मूला नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर लेट्स से ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर निकलेगा 4.5। अब जो सेंट्रॉइड बनेगा वो यहाँ पे आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हर एक डाटा पॉइंट जो है वो उसके साथ उसका मीन या यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड होगा। इस तरह ये चलते चलते ये एंड पे जाके जो कन्वर्जेंस मिलेगी तब जाके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने क्लस्टर बन चुके हैं। बनेंगे 3 ही, क्योंकि हमने शुरू से उसको स्पेसिफाई कर दिया था कि हमें 3 क्लस्टर चाहिए। तो ये एक मेथड है कि किस तरह के मींस क्लस्टरिंग काम करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग मैंने बता दिया, एंड पर्टिकुलरली के मींस क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या है और के मींस क्लस्टरिंग क्या करते हैं। के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर चाहिए, और मीन्स यानी हमने हर डाटा पॉइंट का मीन लेना है, या हर जो नंबर है उसका हमने मीन लेना। मीन मतलब एवरेज लेनी है। प्रोवाइड डाइवर्स यूसेज एग्जांपल्स ऑफ द के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, understand different challenges in the use of the k-means clustering algorithm and its variations। अच्छा, जब ये इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना तो डिफरेंट हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसकी एक्सटेंशन के साथ भी, या फिर हम के मीन्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं जी कि एवरेज की बजाय जो है ना आप मोड ले लो, मोड यानी अगर कोई नंबर्स हैं, कोई डाटा पॉइंट्स हैं, तो हम कहते हैं जी कि लेट्स से ये 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, फिर दोबारा 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। ठीक है,
तो हम कहते हैं जी कि हर एक डाटा पॉइंट का जो है एक क्लस्टर के सेंट्रोइड के साथ मीन लेने के बजाय ना आप जाना मोड के ऊपर जो है डिसीजन कर लो। अब यहाँ पे मोड बन रहा है 4, ठीक है, तो 4 एक हमारा सेंट्रोइड बन जाएगा। इस तरह एवरेज लेने के बजाय, मीन लेने के बजाय हम मीडियन भी ले सकते हैं, ठीक है, मीडियन का अलग अलग फार्मूला होगा। फिर हम टर्म फ्रिक्वेंसी या डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी भी ले सकते हैं कि एक वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी बेस पे भी, यानी कि हम मोड के ऊपर भी सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी गेम, इसके अंदर ये सारी एक्सटेंशन है, ठीक है, ये इसके अंदर वेरिएशन है। क्लस्टरिंग का मैंने बता दिया कि ये ग्रुपिंग होती है, फाइंडिंग नेचुरल ग्रुपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वी वांट टू फाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, टू ट्रीट देम इन द सेम वे। अच्छा, क्लस्टरिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस हैं। एक तो मेजर एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि आपके क्लास के अंदर जो है वो कुछ हमने ग्रुप बनाने हैं, क्लस्टर करने हैं, और दूसरा वी एम एट हाई इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी। और हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमने जो यहाँ पे ग्रुपिंग की है, लेट से हमने ये 2 क्लस्टर बनाए हैं, एक ये क्लस्टर है, इसका सेंट्रोइड ये है, और बाकी इसके डाटा पॉइंट्स हैं, ये डाटा पॉइंट है, 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 और एक क्लस्टर ये है, और इसका जो है ये सेंट्रोइड है, और इसका ये डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट है, ये डाटा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई इंट्रा क्लस्टर सिमिलरिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्लस्टर के अंदर जो है जो डाटा पॉइंट्स हैं उन सब की सिमिलरिटी होनी चाहिए। यानी कि इस क्लस्टर के अंदर हमने जो डॉक्यूमेंट्स क्लस्टर किए हैं, अगर तो वो हेल्थ रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके अंदर जो है डिजीज़ या इक्विपमेंट्स या मेडिकल टेस्टिंग के सारी रिपोर्टिंग होगी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्लस्टर किए हैं, लेट से अगर वो इंजीनियरिंग है या मैथमेटिक्स है, लेट से इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्लस्टर होंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली सर्चिंग और सॉर्टिंग में बड़ी इजी रहती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्लस्टरिंग जब हम करते हैं उसमें हमारा एम ये होना चाहिए कि हाई इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी, यानी कि एक क्लस्टर के अंदर हाई सिमिलरिटी हो, ठीक है, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो सेंट्रोइड के साथ और आपस में उनकी मुनासबत या उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो। और दूसरा है लो इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी, यानी कि क्लस्टर से क्लस्टर के दरमियान जो है सिमिलरिटी बहुत कम होनी चाहिए। सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है ना, एक ये सेंट्रोइड है और एक ये सेंट्रोइड है एक तो इनका आपस में डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए और इनकी सिमिलरिटी भी आपस में कम होनी चाहिए। ये हमारा एम है, मोटिवेशन है। अच्छा, ये आपको कुछ डाटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं सारे ब्लू के अंदर, आ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने इन डाटा पॉइंट्स को हमने क्या किया कि हमने इनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स 3 के ऊपर। ये एक क्लस्टर का जो कलर है वो ब्लू है, दूसरे क्लस्टर का कलर ग्रीन है, तीसरे क्लस्टर का कलर रेड है, ठीक है। तो अच्छा, अगर रेड के अलावा कोई यहाँ पे कलर है तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर होगा भी सही तो इसका मतलब है कि वो चौथा क्लस्टर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल 3 क्लस्टर हैं। यहाँ पे देखेंगे इनकी सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है इन डाटा पॉइंट्स के, उसके लिए ये रेड के अंदर सारे असाइन हो गए हैं। ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारे ब्लू के अंदर असाइन हो गए हैं। यहाँ पे जो है एक रैंडम हमने क्या किया, के मीन्स का जो पहला प्रोसेस है वो ये है कि इन डाटा पॉइंट से एक रैंडम नंबर हम उठाएंगे, उसको हम सेंट्रोइड बनाएंगे, और सेंट्रोइड बनाने के बाद हम हर एक डाटा पॉइंट का उस सेंट्रोइड से मीन लेंगे। अगर तो वो उसी रेंज के अंदर आ रहा है तो वो उसी क्लस्टर के अंदर ही रहेगा, अगर उसकी रेंज ज़्यादा बढ़ रही है तो वो दूसरे क्लस्टर के अंदर मर्ज हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला जो आपको क्लस्टर नज़र आ रहा है, इसका भी वही फिनोमेना है कि यहाँ पे एक सेंट्रोइड बना और सेंट्रोइड से आगे फिर इसकी फर्दर डिवीजन हुई। K means clustering aims to partition n observations into k clusters in which each observation belongs to the cluster with the nearest mean. Nearest mean जो निकला है वो हर एक डाटा पॉइंट उसके रिलेटेड ही होगा। अच्छा, ये n वर्क्स फॉर n डायमेंशनल स्पेसेस एज वेल। ये तो 3D था ना, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 फीचर्स थे, तो ये n डायमेंशन के अंदर भी काम करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है K मीन्स एल्गोरिथम का, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का। स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है जी, नंबर ऑफ़ क्लस्टर हमने सबसे पहले डिफाइन कर देना कि कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने लेनी है स्टार्टिंग।
जिस तरह सबसे पहले मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया था कि हमें वहाँ पे 3 क्लस्टर चाहिए, वो जो शुरू में जो होम पेज के ऊपर जो एग्जांपल मैंने बताई थी, और यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है ये यहाँ पे भी 3 क्लस्टर नज़र आ रहे हैं। तो आल दो कि हमने यहाँ पे भी हमने उसको 3 स्पेसिफाई कर दिया कि हमें के 3 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना होता है। के मीन्स के अंदर जो सबसे पहला सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्लस्टर हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ सेंट्रॉइड हम रैंडमली उन डाटा पॉइंट से उठा लेते हैं। फिर फर्दर हम करते ये हैं कि हम उन डाटा पॉइंट्स उन सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं डाटा पॉइंट्स के साथ, और फिर हम ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। ये उस वक्त तक चलता है जब तक कोई डाटा पॉइंट जो है वो किसी और क्लस्टर में मूव करने से रह ना जाए। अगर तो उनकी मूवमेंट मुकम्मल हो गई, या नंबर ऑफ़ आइट्रेशन मुकम्मल हो गई, या नंबर ऑफ़ कन्वर्जेंस, यानी कि अब कोई डाटा पॉइंट कन्वर्ज नहीं हो रहा दूसरे क्लस्टर के अंदर, तो तब तक ये ऐसा काम चलता रहेगा। उसके बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? बिगिन विद डिसीजन ऑन द वैल्यू ऑफ के नंबर ऑफ क्लस्टर्स। जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए हमें उसकी बेस पे ये बिगिन करेगा। पुट एनी इनिशियल पार्टीशन दैट क्लासिफाइज द डाटा इनटू के क्लस्टर्स। यू में असाइन द ट्रेनिंग सैंपल रैंडमली और सिस्टमेटिकली। हमने यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ से जो है वो समझ आ रही है क्लास के नहीं आ रही? सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? कोई और सुन रहा है अमीर हमजा के अलावा? क्या समझ आई अब तक? ये एंड के ऊपर 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो मैंने आप लोगों से ही फिल करवानी है इसी लेक्चर के एंड के ऊपर, ठीक है। तो ज़रा जो गौर से सुने। ठीक है, पार्ट स्टेप 2 क्या है कि हम रैंडम जो है वो डाटा पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है। स्टेप 3 है टेक ईच सैंपल इन सीक्वेंस एंड कंप्यूट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ ईच ऑफ द क्लस्टर। यानी कि ये देखें यहाँ पे जो हमने लेट से ये एक हमने सेंट्रॉइड बनाया, क्लस्टर बनाया, उसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है हर एक डाटा पॉइंट से। ओहो, ये डाटा पॉइंट से हमने इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका भी। और ये जो ये जो डाटा पॉइंट है, ये लेट से यहाँ पे एक और जो है वो क्लस्टर बना हुआ है, उसका सेंट्रॉइड ये है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हमने इस सेंट्रॉइड के साथ भी कैलकुलेट करना है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा आ गया और ये कम हुआ तो ये इसी का ही पार्ट बनेगा। अगर ये डिस्टेंस कम आ गया और ये ज़्यादा हुआ तो ये डाटा पॉइंट इस सेंट्रॉइड का, ये इस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये वही चीज़ बता रहा है स्टेप 3 के ऊपर। टेक ईच सैंपल इन सीक्वेंस एंड कंप्यूट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ ईच ऑफ द क्लस्टर। तो हर एक क्लस्टर के सेंट्रॉइड से इसने अपना डिस्टेंस फाइंड करना है, इसने यहाँ भी 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 अपने आप को फाइंड करवाना है, इसने यहाँ भी फाइंड करवाना है। तो हर एक, तो जो करीब करीब सेंट्रॉइड होगा ना उस क्लस्टर का ये पार्ट बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये स्टेप आपने तब तक करना है जब तक सारे डाटा पॉइंट्स कन्वर्ज नहीं हो जाते। कन्वर्ज और नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, या तो हम बता दें उसको कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस ये कि लूप जो है ये कब तक चले, 100 टाइम्स ये लूप चले, यानी कि एक डाटा पॉइंट को वो 100 टाइम उसको कंप्यूट करे और एंड पे जाके वो उसको एल्गोरिथम से बाहर आ जाए। एक तो ये तरीका, दूसरा ये है कि हम देखें, खुद देखें कि जब तक ये कन्वर्ज नहीं होता तब तक ये एल्गोरिथम चलता रहे। रिपीट स्टेप 3 until convergence is achieved. This is that is until I pass through the training sample cause of the new assignment. अच्छा, ये डाटा पॉइंट हैं, डाटा पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25 और 30, और हम इसको नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कह रहे हैं। कितने कह रहे हैं जी? 2 कह रहे हैं। हम इससे कह रहे हैं, इस मॉडल को हम ये कह रहे हैं कि हमें 2 नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स जो हैं वो इन डाटा पॉइंट्स को 2 नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स में डिवाइड करके दे दो। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने, चूँकि क्लस्टर हमें 2 चाहिए, इस टाइम में 2 रैंडम हम इसको डाटा पॉइंट ले रहे हैं जो हम कहेंगे कि हमारे सेंट्रॉइड है। एक 4 ले लिया यहाँ से और एक 12 ले लिया, 4, 12। क्लस्टर नंबर 1 के अंदर जो है हमने डाटा पॉइंट्स कुछ डाल दिए, 2, 3, 4 डाल दिया, और बाकी जो हैं, जो जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने
10 से लेके 30 तक डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस क्लस्टर के अंदर जो डाटा पॉइंट्स आ गए हैं उनका हमने मीन लेना। मीन 2 3 4 आ गए थे, 2 3 4 का मीन लिया तो वो हमारे पास आया 3। चूँकि अब ये जो नया मीन है ये हमारे पास नया सेंट्रॉइड है। अब हमारे पास सेंट्रॉइड बन गया ये, ठीक है। और इन सब डाटा पॉइंट्स का जब हमने मीन लिया तो वो 18 आया। तो 18 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 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 ये 18 जो है ये हमारा सेंट्रॉइड है। अब हमने हर एक डाटा पॉइंट को जो है इसके साथ इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना है और देखना है कि हमारे पास जो है वो अब कोई कन्वर्जेंस हो रही है कि नहीं हो रही। यस, हो रही है। यहाँ पे 2 3 4 और 10 जो है वो इस सेंट्रॉइड का पार्ट बन गया 3 का, और 11 12 20 25 और 30 ये जो है क्लस्टर नंबर 18 का इसका पार्ट बन गया, ठीक है। फिर फर्दर हमने इनकी क्या करनी है जी, फर्दर इस क्लस्टर की हमने दोबारा से मीन लेना है और देखा कि हमने इसका 4.75 आंसर आया या 5 आंसर आया। तो अब नया जो सेंट्रॉइड बना वो बना 5, ठीक है। तो 5 जब बना तो हमने हर एक डाटा पॉइंट को उसके साथ कंप्यूट करवाया, डिस्टेंस फाइंड किया। तो इस तरह हमने देखा कि ये फिर फर्दर जो है ये डाटा पॉइंट्स कन्वर्ज हो गए जब सेंट्रॉइड 5 बना। और यहाँ पे भी कन्वर्ज हो गए 20 25 और 30। यहाँ पे जो नया मीन बना था वो 20 बना था। अभी 20 हमारा नया सेंट्रॉइड है, ये वाला ये सेंट्रॉइड है, और 5 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह इन जो नया क्लस्टर बना इनका हमने दोबारा से मीन लेना है, ठीक है। ये सारा रिपीटिंग प्रोसेस हो रहे हैं अंटिल कन्वर्ज 2 3 4 10 11 12। इसका मीन लिया 7 आया, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं वो 2 3 4 10 11 12 हो रहे हैं। और 20 25 और 30 का जो हमने लिया वो 25 आया। और ये जो है ये क्लस्टर नंबर 2 का सेंट्रॉइड बना है। और इन डाटा पॉइंट्स के अलावा जो डाटा पॉइंट्स होंगे 20 25 30, ठीक है, ये जो है ये क्लस्टर नंबर 2 का पार्ट होंगे। इस तरह हमने जो शुरू में जो डिवीजन की थी, एक ये डिवीजन थी और एक ये डिवीजन थी, लेकिन के मीन्स एल्गोरिथम ने जो डिवीजन करके दी वो एक हमने ये करके दी, ये क्लस्टर नंबर 1 और ये क्लस्टर नंबर 2, ठीक है। तो ये सारा जब तक कन्वर्ज नहीं हो जाता या जब तक आइटरेशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक के मीन्स एल्गोरिथम चलता रहेगा। अच्छा, कुछ मोटिवेशन है जी क्लस्टरिंग के अंदर। वो क्या है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लस्टर करने हैं, यानी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं डेटाबेस के अंदर और हमने माइनिंग करनी है। और हमने ये बताना है कि इस स्टोरेज के अंदर जो है जो डाटा सेट है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़लाँ फीचर के बेस के ऊपर क्लस्टर हो रहे हैं और उनका सेंट्रॉइड या उनका सेंट्रल जो मेन या थीम है वो ये है, ठीक है। तो इसके अलावा वेब सर्च इंजन भी क्या करता है, पेजेस को जो है वो क्लस्टर कर देता है। अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी, चूँकि वो क्लस्टर इंप्लीमेंट हुआ होगा तो सारा का सारा क्लस्टर आपके सामने शो हो जाएगा और उस क्लस्टर के अंदर जो जो पेज होंगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। A web search engine often returns thousands of pages in response to a broad query, making it difficult for users to browse or to identify relevant information, ठीक है। तो क्लस्टरिंग मेथड क्या करता है, ये जो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आ रहे हैं उनको क्लस्टर कर देता है। तो हमें लिमिटेड से इंफॉर्मेशन फिर हमें क्लस्टर से मिलती है। क्लस्टरिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेटिकली ग्रुप द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स इनटू लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल कैटेगरीज। अच्छा, ये वेक्टर स्पेस मॉडल है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, डॉक्यूमेंट 3 है। डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो है वो आर्मी का वर्ड आया है कि नहीं आया, अगर आया है तो 1, अगर नहीं आया तो 0। डॉक्यूमेंट 2 के अंदर 0 है और डॉक्यूमेंट 3 के अंदर 0 है। सेंसर का वर्ड जो है डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आया है, येस है, 1 है। और सेंसर का वर्ड डॉक्यूमेंट 2 के अंदर आया है, डॉक्यूमेंट 3 के अंदर भी आया है। टेक्नोलॉजी का वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आया है, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर आया है, डॉक्यूमेंट 3 के अंदर नहीं आया। इस तरह ये हमने वेक्टर स्पेस मॉडल बनाया है। हमने डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो उसको हमने इस मॉडल के थ्रू देखा है, जांचा है और हम ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर हमने इसी वेक्टर स्पेस मॉडल के थ्रू हमने टर्म फ्रीक्वेंसी
फाइंड की है वो इस फार्मूला के थ्रू फाइंड की है। वेट ऑफ आई जे लॉग 2 एफ ऑफ आई जे -1 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 एन बाय एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन मतलब वो वर्ड जो है वो कितनी बार आ रहा है उसका हमने लॉग लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं बताता हूँ। तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड करना है। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स क्या है कि डॉक्यूमेंट 1 की सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट 1 से कितनी है, वो जी 100% है। डॉक्यूमेंट 2 की सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट 2 से कितनी है, वो भी 100% है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट है और उसी की सिमिलैरिटी हम उसी डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो 100% ही आ रही है। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो सारा 100% होगा, और उसके अलावा जो फीचर्स होंगे वो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट 1 की सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट 2 से 17% है, डॉक्यूमेंट 1 की सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट 3 से 21% है, डॉक्यूमेंट 2 की सिमिलैरिटी डॉक्यूमेंट 3 से 36% है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑर्डर ऑफ एन स्केयर लॉग एन। लॉग एन क्यों कि यहाँ पे जो है वो डिवीजन हो रही है। ठीक है, इस तरह हम डिवीजन कर रहे हैं, और एन स्केयर मतलब चूँकि ये एन एक डायमेंशन ये है कॉलम में और एक डायमेंशन ये है रोज़ में, तो एन इंटू एन ये एन स्क्वायर है। ठीक है, क्लस्टरिंग को सुपरवाइज्ड बोलते हैं या अनसुपरवाइज्ड बोलते हैं, कौन बताएगा। इज़ क्लस्टरिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, शुरू से ये बातें चल रही हैं, अब कौन बताएगा। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज तो वो होती है ना जिसके अंदर किसी न किसी सुपरवाइज़र की या सुपरविजन की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम लेबल्स निकालते हैं। चूँकि पहले जो है डाटा सेट वो पहले से ही ट्रेंड होता है, मॉडल जो है वो डाटा सेट के ऊपर ट्रेंड होता है। तो जो न्यू डाटा सेट आएगा वो क्या करेगा, वो उसी डाटा सेट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी फाइंड आउट करके एंड में कोई ना कोई लेबल दे, क्योंकि उसके पहले सुपरविजन हो ही चुकी होती है। लेकिन क्लस्टरिंग के अंदर कोई सुपरविजन नहीं होती, तो इसलिए ये अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग है, मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन नाउन नंबर ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग सेट यूज टू क्लासीफाई फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। और जो अनसुपरवाइज्ड है अननाउन नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, नो प्रायर नॉलेज यूज टू अंडरस्टैंड एक्सप्लोर द डाटा। अच्छा, हाउ डू वी मेजर सिमिलैरिटी, गिव एग्जांपल ऑफ सिमिलैरिटी मेजर। Similarity is subjective, it's therefore depends on the data, the use case, the users. In practice, it is not always straightforward which metrics work well, then trial and error can be followed. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस हैं, यानी कि हमने दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान कौन किस किन 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 फार्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट करने हैं, किन किन फार्मूलाज के थ्रू हमने दोनों के डाटा पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। एक तो है यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू एन डायमेंशनल वेक्टर, एक है मैनहट्टन। ठीक है, मैनहट्टन क्या करता है, मैनहट्टन मतलब मैनी पार्ट्स। लेट्स से एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, ये नहीं, एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, एक डाटा पॉइंट ये है, और एक डाटा पॉइंट ये है। यूक्लिडियन क्या करेगा, अगर यूक्लिडियन ने इन दोनों के दरमियान यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू हम फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है इन दोनों के दरमियान कैलकुलेशन करके फार्मूला फाइंड कर लेगा फार्मूला से। और जो मैनहट्टन है वो इस रास्ते से भी जाएगा और इस रास्ते से भी जाएगा, और फिर जाकर देखेगा इन दोनों में से जो कम है उसको फाइंड आउट करेगा। तो मैनहट्टन मतलब मैनी वेज और यूक्लिडियन मतलब सिंगल वे। ठीक है, a1 माइनस b1 होल का स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 होल का स्क्वायर प्लस an माइनस bn होल का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। और जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो है a1 माइनस b1 का मॉड प्लस a2 माइनस b2 का मॉड। ठीक है,
द फार्मूला फॉर द कोसाइन डिस्टेंस बिटवीन एन डायमेंशनल वेक्टर्स, इसको फिलहाल छोड़ें, लेकिन आपने सिर्फ दो फार्मूलाज याद करने हैं, एक यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला याद करना है और एक ये मैनहट्टन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं के मीन्स के अंदर, ये बिल्कुल पहला और इनिशियल स्टेप है। क्लस्टर हमें जो है वो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करने हैं, वो रैंडमली हमने सिलेक्ट करने हैं। द एल्गोरिथम देन मूव्स द क्लस्टर सेंटर around in space in order to minimize the residual sum of squares. The function that defines how central the centroids are. अच्छा, ये जो है ये समरी है के मीन्स एल्गोरिथम की, यानी कि ये सूडो कोड है। ये नज़र आ रहा है सूडो कोड आपको, ये सूडो कोड है। ठीक है। इसके ऊपर के मीन्स इंप्लीमेंट हो रहा है और नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हमें के चाहिए और ये सिलेक्ट रैंडम सीड्स हैं और आइट्रेशन कहाँ से चाहिए, 1 से लेके के तक, यानी कि जब तक ये सारे इतने क्लस्टर जब तक बन नहीं जाते तब तक ये काम करते रहे, डू करे, फिर वाइल करे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, ये उस वक्त तक ये मर्ज करता है जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट ना कर जाए। ठीक है। और ये सारा एल्गोरिथम बिल्कुल वही एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो है ये आइट्रेशन प्रोसेस है। ये देख रहे हैं कि हर एक ये सारे डाटा पॉइंट्स हैं ये जो दो सेंट्रॉइड हैं इनका डिस्टेंस जो है वो हर एक डाटा पॉइंट से कैलकुलेट हो रहा है। फिर ये आगे कन्वर्ज हो रहे हैं, स्टेप के ऊपर ये आगे फर्दर कन्वर्ज हो रहे हैं, सेंट्रॉइड आगे मूव कर रहे हैं। अब सेंट्रॉइड एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है। इस तरह ये मूवमेंट जो है इनकी इस तरह चलती आई है और यहाँ तक ये कन्वर्ज हुए हैं। तो जो दूसरा जो सेंट्रॉइड था उसकी यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गए। रीअसाइनिंग डॉक्यूमेंट्स टू द क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड, अब ये रीअसाइनिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है। क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड से, और रिकम्प्यूटिंग ईच सेंट्रॉइड बेस्ड ऑन द करंट मेंबर्स ऑफ इट्स क्लस्टर। अच्छा, ये एल्गोरिथम कब जाकर टर्मिनेट होगा, जब तक कन्वर्जेंस नहीं हो जाती है, जब तक आइट्रेशन उसकी मीट नहीं कर जाती। ये सारा वही लिखा हुआ है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनल एक्सपेक्ट क्या है, के मीन्स कन्वर्जेस बट देर इज़ अनफॉर्चुनेटली नो गारंटी दैट अ ग्लोबल मिनिमम इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी रीच्ड। कोई गारंटी नहीं है कि जो क्लस्टर हमने बनाए कि वो वाकई वही क्लस्टर हैं जो हमें डिज़ायर्ड होने चाहिए थे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब सारे आउटलायर्स हों तो वो आउटलायर्स को रिमूव करता करता एंड पे क्या कहेगा कि जो एक ही एक क्लस्टर है, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। तो डिफरेंट टूल्स हैं जिसके अंदर हम के मीन्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आर, अपाची स्पार्क, टॉर्च के अंदर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स हैं। मैट लैब, ये मैथमेटिका। ठीक है। पाइथन के अंदर भी इसको हम परसों वाली क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो परसों आपने ये सारी इसकी थ्योरी दोबारा से पढ़ के आनी है। मैट लैब के अंदर इसका बड़ा इजी फार्मूला है, वो क्या है कि मैट लैब के अंदर हम लिखते हैं जी के मीन्स ये के मीन्स और ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं जी किसी क्या देते हैं, एक डाटा सेट का नाम देंगे, लेट से एक्स डाटा सेट का नाम है जिसके अंदर सारे डाटा पॉइंट्स हैं, और कोमा हम कह देंगे कि अगर 2 लिखेंगे तो वो हमें 2 क्लस्टर के अंदर इसका रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है। वाई के अंदर, या अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो वो इस तरह ये जितने भी हम यहाँ पे लिखेंगे x,3 तो वो उतने क्लस्टर में हमें रिटर्न करवा देगा वाई के अंदर। तो ये बस ये सिंपल सा है के मीन्स के अंदर, मैटलैब के अंदर। अच्छा, ये एक इसकी एप्लीकेशन है, इमेज को कंप्रेस किया हुआ है, कंप्रेस एन इमेज इन साइज विद हाउ मैनी डायमेंशनल स्पेस वी आर वर्किंग हेयर। तो वो बेसिकली यहाँ पे ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको कलर्स को वो कलर्स के अंदर इसने सारी कन्वर्जन किया है और फिर कलर्स को कंप्रेस किया है। कैसे कंप्रेस किया है, ये कलर्स उसने अलग कर दिए हैं और फिर कलर्स के जो सेंट्रॉइड है उसके साथ उसने हर एक डाटा पॉइंट का उसने डिस्टेंस फाइंड किया और उनको कन्वर्ज कर दिया। ठीक है। ये इमेज क्रेडिट हमें यहाँ से मिला है और
कन्वर्जेंस के बाद यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ क्लस्टर हमें 10 मिले हैं 10, यानी कि 10 नंबर ऑफ़ कलर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक ये कलर है, एक ये है, ये रेड है, ठीक है, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये ब्लैक है, ठीक है। ये सारे कलर सारे हर एक डाटा पॉइंट के साथ अलग अलग कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़रा हमें यहाँ पे बताएगा, कौन बताएगा कि 5 जो मेन पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के अंदर, वो बताएगा कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं। कौन बताएगा? हाँ जी बताएं।